हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखो, आज एक कहानी सुनाते हैं। कल एक परिचय का लड़का मिला। उससे हम पूछे कि हम जो वीडियो बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो। तो कहता है कि अभी जो है हालत खराब चल रही है, मतलब स्थिति ठीक नहीं है। हम कहे किसका, तुम्हारा? तो नहीं सर, सिम का स्थिति ठीक नहीं है। मोबाइल में जो सिम लगता है उसका स्थिति ठीक नहीं है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है सर। अब मोबाइले चला रहा था, फिल्म देख रहा था। दूसरा लड़का मिला, वो कहा कि क्या कहते हैं सर, हमारा जो मोबाइल है उसका पानी चल रहा है, हॉस्पिटल में है कई दिनों से। अब मोबाइले चला रहा था। तो बहाना मत करो यार, समझे। प्रैक्टिस करो, इसमें पैसा तो नहीं लगता है प्रैक्टिस करने में, फ्री कॉस्ट वीडियो है। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है एक सेल है और यहाँ पर दूसरा सेल है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2, यानी आंतरिक जो प्रतिरोध है R1 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इसके सेल का EMF E1 है और इस सेल का EMF E2 है। ठीक है, दोनों पैरेलल में है, पूरा सर्किट नहीं बनाया। तो कहता है क्वेश्चन, इक्विवेलेंट EMF इज, समतुल्य विद्युत वाहक बल जो होगा कितना होगा। तो यहाँ पर कर्सिव राइटिंग में लिखें E इज इक्वल टू E1 R2 होगा प्लस E2 R1 होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंसेस, यानी R1 प्लस R2 होगा। ऐसे EMF का साथ साथ यूनिट जो है वो भी समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो सिमिलरली EMF का भी यूनिट वोल्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, यानी स्क्वायर ऑफ जो होगा वोल्टेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इसको समझ लो एक बार और। एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी और शोषित विद्युत ऊर्जा जो है सर्किट में, वह होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज यहाँ वोल्टेज, राइट, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक हीटर यूजेज, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा वायर यूज होता है, या जिस वायर को हम यूज करते हैं उसका नेम क्या है। तो उसका नेम है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार यानी वायर उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर तो पैरेलल वायर्स है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों में सेम डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रहे हैं, समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण फोर्स, समझे, प्रभाव में रहता है। नेक्स्ट इसी में बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन में। इसमें देखो दोनों पैरेलल जो कंडक्टर है उनमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट है, एक में देखो अपवर्ड, एक में डाउनवर्ड। तो यहां पर दोनों के बीच में रिपल्सन वर्क करता है, यानी रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स द क्रॉस्ड द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहां वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। देन V इज इक्वल टू E बाई बी होगा। V क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो प्रवेश करता है उसका वेलोसिटी होगा, उसका वेग होगा। अब बराबर होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और नीचे है B जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, राइट। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, E इज इक्वल टू V इंटू बी। V इंटू क्या होगा बोलिए, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लो होने के कारण जो है अगल बगल जो होगा उसके अबाउट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो उसका यहां पर हम एक्सप्रेशन बताए हैं, देखो dB इज इक्वल टू, अगर तार का स्मॉल एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट है dl, तो उसके कारण जो होगा मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन होगा r स्क्वायर, राइट। अगर सपोज करो कि सर्कुलर कॉइल है, ठीक, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, dV इज इक्वल टू होगा
और टोटल जो क्वाइल है, क्वाइल का जो लेंथ है, उसके कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2 इन आई अपॉन होगा आर। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। और यहां लिखे हैं वेक्टर डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू। ऐसे भी बायोट सावर्ट जो लॉ है उसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉरेंज फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू इनटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी है। देखो ये जो हो गया मैग्नेटिक फोर्स हो गया और यह जो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। आइदर जो है वह लॉरेंजी फोर्स है, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो भी लॉरेंजी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। ऐसे आइडियल ना कह के अगर सिर्फ पूछता है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है तो हाई होता है, और उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, सर्किट में पैरेलल में ऐड करते हैं। ये भी बात आप याद रखिए। और नेक्स्ट इसी में है रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर। अब एम मीटर जो होगा धारा मापक जो डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस लो होता है और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, राइट। और आइडियल जो भी कह रहा है इसलिए उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, 0। नेक्स्ट देखो एक गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में जो हाई रेजिस्टर जो है, हाई रेसिस्टेंस के रेजिस्टर को यहाँ ऐड कर देंगे। और ऐसे पूरा जो सिस्टम अब तो गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब तो वोल्ट मीटर हो गया, तो वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में ऐड कर देते हैं। और देखो यहाँ भी गैल्वेनोमीटर है एक, अब इसको शंटिंग कर दिए, यहां से एक वायर इसको जोड़ दिए, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा, तो मैक्सिमम करंट जो है इसके थ्रू जो है फ्लो हो जाएगा। बात समझ गए। तो यहां पर इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी और साथ साथ प्रोटेक्शन भी रहेगा गैल्वेनोमीटर के। मैक्सिमम करंट इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा। तो शंट का जो रेसिस्टेंस कभी कभी पूछ लेता है तो लो रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखो, लेंज लॉ का रिलेशन होता है एनर्जी से। कभी वहां ऑप्शन में चार्ज भी रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा और एनर्जी भी रहेगा, तो एनर्जी से रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखो, डायनेमो जो है वर्क्स करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो वर्क करता है, कार्य करता है। देखो पावर फैक्टर इन एसी अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको पावर फैक्टर cos फाई, sin फाई नहीं, cos फाई याद रखना है। अब देखो फिर लिख दिए पावर फैक्टर इन एल आर सर्किट, ये इंडक्टर हो गया और ये रेजिस्टर हो गया, तो एल आर सर्किट इज इक्वल टू कितना होगा, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अभी नीचे जो लिखा हुआ है वो जेड हुआ, जिसको इंपीडेंस कहते हैं सर्किट का। इंपीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि नेचर अपोजिंग नेचर है। बात समझ गए। इसको हिंदी में प्रतिबाधा कहते हैं। फिर देखो सीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा, ये भी जेड के बराबर होगा, यानी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। जेड जो होगा ये भी इंपीडेंस है, ये भी प्रतिबाधा है और इसका भी यूनिट ओम ही होता है। नेक्स्ट देखो एलसीआर सर्किट है, तो इसमें भी जो पावर फैक्टर है आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये भी जेड है। इस सर्किट के लिए भी इंपीडेंस है, ये भी प्रतिबाधा है, इसको जेड से सूचित करते हैं। अब देखो एट रिजोनेंस, सीरीज एलसीआर में एट रिजोनेंस अनुनाद की घटना है, उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वह 1 के बराबर होगा, क्योंकि रिजोनेंस जब होता है एलसीआर में तो एक्सएल जो होता है एक्ससी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आर, तो आर बाई आर कैंसिल होकर मिल जाएगा 1। अब लिख दिए यहाँ पर इंपीडेंस को जेड से लिखते हैं, इसका हिंदी प्रतिबाधा होता है, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है। चलो प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।